गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। तो बेटा हमारे इस चैप्टर के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में आज चैप्टर का हम एंड भी कर देंगे। क्लियर है? बिल्कुल। फिर आपको बस रिवीजन करना है, ठीक है? एनसीईआरटी एक बार फिर देखनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? तो आज हम कहां पहुंच चुके हैं, देख लो टुडेस गोल में क्या है। तो आज इसके 3 पार्ट बचे हुए हैं। एक तो हम इसका जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वाला पार्ट है वो एंड कर देंगे, ठीक है? इसमें फिर एमटीपी बचा हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है? और लास्ट में इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इसके बाद चैप्टर एंड। क्लियर है? जिसमें इनफर्टिलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है, मान के चलो, ठीक है? चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। मैंने कल एक मेथड बताया था, एक मैकेनिज्म बताया था कि एक ही हार्मोन है जो एक तरीके से कह सकते हो कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करता है। वो कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन। अगर आपने प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फर्टिलाइजेशन से पहले ही बढ़ा दिया, बढ़ा के रखा है, तो वो कुछ बॉडी में ऐसे चेंज करेगा जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो पाएगी, ठीक है? आप समझ रहे हो? प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले बढ़ा दिया तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देगा, और प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद तो नेचुरली बढ़ता ही है वो, ठीक है? फिर तो प्रेगनेंसी कंसीव अगर हो जाती है तो उसको मेंटेन करता है, अगर नहीं हुई और आपने आर्टिफिशियली बढ़ा दिया तो होने नहीं देगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है जीएनआरएच के लिए, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच नहीं निकलते, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है और एलएच और एफएसएच से जुड़ी हुई सारी, ठीक है, सारी प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगी। क्लियर? सर्विकल म्यूकस थिक हो जाएगा, ठीक है, जो स्पर्म की एंट्री में अवरोध क्रिएट करेगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। यूट्राइन मेम्ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इंप्लांटेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? बिल्कुल। यानी फीमेल को ऐसा फील होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, और जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो ऑटोमेटिकली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है नेचुरल केस के अंदर, और जो अगेन फर्दर उन सारी चीजों को स्टॉप कर देता है जो प्रेगनेंसी अगेन से कंसीव करते हैं। क्लियर? तो हमने आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरॉन को पहले बढ़ा दिया, जो फील कराएगा प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, और वो सारे चेंज कर देगा जो फर्दर प्रेगनेंसी कंसीव होने को रोकते हैं। क्लियर? बिल्कुल। समझ रहे हो? के लिए रिस्पांसिबल तो उनको स्टॉप कर देगा। क्लियर? बिल्कुल। चलो, तो अब मैंने कल मैकेनिज्म बता दिया, ठीक है? प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को या तो आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस की हेल्प से बढ़ाओ, वो तरीका भी हो सकता है, कल मैंने बताया था। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के थ्रू भी बढ़ा सकते हो, ठीक है? इतना ही नहीं, इस प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को आप इंजेक्शन के थ्रू भी बढ़ा सकते हो, या आप इसको ब्लड में छोटे-छोटे सिलिकॉन के कैप्सूल्स आते हैं उनको इम्प्लांट करके भी बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो तरीके बहुत सारे हैं प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज करने के, ठीक है? पर मैकेनिज्म सबका एक ही है कि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो सिस्टम को ब्लॉक कर देगा। कैसे कर देगा? कल मैं बता चुका हूं। क्लियर? बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसमें किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, ठीक है? प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाते कैसे हैं, ठीक है? तो 2 टाइप के पिल आते थे उस समय, ठीक है? एक मिनी पिल्स आते थे, और दूसरे आते कंबाइंड, कंबाइंड पिल्स। सर अंतर क्या होता है इनके अंदर? बताता हूं अभी। देखो, जो मिनी पिल होते हैं ना, तो पहले हम लोगों ने सोचा कि खाली प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ा दिया, पर प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या हुआ? उन फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक वो पिल्स लेते रहे, 1 साल 2 साल 3 साल, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी अरेस्ट हो गई, हैंग कर गई। तो ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा के रखोगे, ठीक है, एंडोमेट्रियम जैसी वैसी मेंटेन रहेगी, ब्रेक ही नहीं होगी, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहेगी। इसकी वजह से उनका पूरा बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से उनको ढेर सारे साइड इफेक्ट प्रॉब्लम्स आने चालू हो गए। तो साइंटिस्टों ने सबसे पहले जो स्टार्ट किए थे मिनी पिल थे, जिसमें ओनली प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग, ओनली प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग पिल्स थे, ठीक है? ओनली प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग पिल्स थे। क्लियर? बिल्कुल मिनी पिल। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, यार एक काम किया जाए, क्यों ना हम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन करके बनाएं, ठीक है? और उन पिल्स को 21 डेज तक, ठीक है, फीमेल को देते हैं और फिर कुछ दिन के लिए उसको रोक देते हैं, फिर देते हैं, फिर कुछ दिन के लिए रोक देते हैं। इससे उसकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगी, ठीक है, जिससे उसका बीएमआर सही रहेगा और जो अदर साइड इफेक्ट आ रहे थे वो रुक जाएंगे। तो कंबाइंड पिल स्टार्ट किया आगे जाकर के। कंबाइंड पिल्स का कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको, इसमें प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन दोनों ही यूज करना चालू कर दिए, पर जो कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है वो ओनली प्रोजेस्टेरॉन करता है, एस्ट्रोजन नहीं करता। अब एस्ट्रोजन सपोर्ट के लिए हमने दिया इसके अंदर, ठीक है? समझ रहे हो? फीमेल को फील कराया कि तुम्हारा जो कह सकते हो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो नेचुरली धीरे-धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? उसके लिए मैं कंबाइंड पिल बनाया। क्या काम करते हैं कंबाइंड पिल? देखो मैं समझाता हूं इनका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि इन पिल्स को हम कितने दिनों तक लेते हैं? तो आप बोलोगे 21 डेज, 21 डेज तक इनको यूज किया जाता है। आप समझ रहे हो? 21 डेज तक इसको यूज किया। किस दिन से स्टार्ट करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से स्टार्ट करोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और 25th डे तक लोगे इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के। 7 दिन इसको छोड़ना पड़ेगा। उन 7 दिनों के अंदर धीरे-धीरे एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी और बाहर निकलेगी, इसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, ठीक है? तो इसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमने डिजाइन किया, समझना। तो कैसे? अब देखो, सबसे पहले हमने गोलियां डिजाइन की, किस गोलियां? और 7 गोलियां, समझना। तो जब पहले दिन फर्स्ट डे, समझना, फर्स्ट डे पहली गोली कब ले रहे हैं? पहली गोली मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे ले रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5th डे होगा, 5th डे। अब समझना, किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी, 4 से 5 दिन तक तो फ्लो होता है, ठीक है? 6वें दिन से फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ने की मतलब रहती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल चीजें स्टार्ट हो गई, तो तुरंत ही हमने क्या कर दिया? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा दिया, और साथ में एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ाया, ठीक है? क्योंकि कंबाइंड पिल की बात चल रही है, कंबाइंड पिल की बात चल रही है। कंबाइंड पिल्स की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो कंबाइंड पिल है, ध्यान रखना, जो भी बात कर रहे हैं कंबाइंड पिल्स की कर रहे हैं, ठीक है? कंबाइंड पिल के अंदर हमने 5th डे से स्टार्ट कर देते हैं, और किस दिन तक देते हैं? 21 गोलियां देंगे। लास्ट दिन कौन सा होगा? 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25वें दिन तक हम इन गोलियों को देंगे, समझना। 5वां दिन होगा, फिर 6वां दिन देंगे, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां दिन, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 25 दिन तक, समझ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25th डे तक हम इन टैबलेट्स को उस फीमेल को पर डे देंगे, ठीक है? इन टैबलेट्स के अंदर क्या है? इन टैबलेट्स के अंदर धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज एस्ट्रोजन का इंक्रीज एस्ट्रोजन, ठीक है? या एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे में क्या होता है? इंक्रीज होता है। मैं प्लस इनमें प्रोजेस्टेरॉन होगा प्लस एस्ट्रोजन, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, एस्ट्रोजन धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, एस्ट्रोजन धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है? यानी हम उसको फील करा रहे हैं, समझना, कि हाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है? तो आपने इन गोलियों में इसमें एस्ट्रोजन कम होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है? ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन तो क्या किया कि एक प्रोजेस्टेरॉन
कॉन्ट्रासेप्शन का काम कर रहा है, सिस्टम को रोक के रखे हुए। तो एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बना रहा है धीरे-धीरे, एंडोमेट्रियम को बना रहा है धीरे-धीरे, ठीक है, समझ में मेरी बात। एंडोमेट्रियम क्योंकि नेचुरल एस्ट्रोजन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ने सबको रोक रखा है। तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन दे रहे हैं जो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, 25 डेज तक देंगे। और इन लास्ट में पहले क्या होता था, इनमें खाली रैपर होते थे, कुछ भी नहीं होता था इनके अंदर, ठीक है। तो फीमेल को क्या करना होता था, 7 डेज छोड़नी होती थी गोली, 7 डेज गोलियां नहीं लेनी। उन 7 डेज में क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम बच चुकी थी, अचानक से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल जैसे डाउन होगा, समझना, आफ्टर 25 डेज क्या होगा, मैं लिख रहा हूं, आफ्टर 25th डे यहां पर एकदम डिक्रीज होगा प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा और वो टूट के बाहर निकलना चालू हो जाएगी। फीमेल को लगेगा यार नॉर्मल मेंस्ट्रुअल चल रहा है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि 7 दिन तक आपने गोलियां नहीं ली हैं। तो क्या हो गया, अचानक से वो लेवल डाउन हो गया प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन चालू हो गया, और एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन चालू हो गया तो बस टूट के बाहर निकलना चालू हो जाएगी, ठीक है। अब ये साइकिल दोबारा चालू होगी, उससे पहले हम क्या कर देंगे, आगे से गोलियां लेना चालू कर देंगे, ठीक है। तो हर बार गोलियां लेंगे, 7 दिन छोड़ेंगे, फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, फिर गोलियां लेंगे, फिर 7 दिन छोड़ेंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। इससे फीमेल को जो फीलिंग आ रही थी ना प्रेगनेंसी वाली, वो नहीं आएगी, ठीक है। उसका बीएमआर ठीक रहेगा। ये कंबाइंड फील का मतलब मेन कांसेप्ट था, ठीक है। तो समझ में आ गया, हम बात कंबाइंड फील की कर रहे हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों होंगे, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कांस्टेंट है, एस्ट्रोजन धीरे-धीरे की कर रहे हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों होंगे, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कांस्टेंट है, एस्ट्रोजन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, जो एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि 7 डेज हम इन पिल्स को नहीं लेंगे। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 खाली होते थे, पर एक गड़बड़ हुई। फीमेल भूल जाते थे कि यार समझ रहे हो कि 7 दिन हुए नहीं हुए, तो कभी-कभी जो नंबर 1 टैबलेट लेनी होती थी ना, वो 10 दिन बाद ले रहे हैं, 11 दिन बाद ले रहे हैं, भूल गए बीच में, ठीक है। इससे प्रेगनेंसी कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती थी, ठीक है। तो इससे बचने के लिए साइंटिस्टों ने क्या काम किया, 7 जो खाली रैपर में जगह थी उसमें आयरन पिल्स डाल दी, सब आयरन पिल्स हैं। जो 7 है, 7 इन्होंने आयरन पिल्स में ऐड कर दिए, कितने, 7 इन्होंने आयरन पिल्स जैसे इसमें ऐड किए, समझना, 7 इन्होंने आयरन पिल्स जैसे इसमें ऐड किए, तो फीमेल को थोड़ा राहत हो गई। क्या राहत हो गई, राहत ये हो गई 24, 25 फिर लगातार खानी है उनको, 26, 27, 28, 29, 30, 31, समझ रहे मेरी बात, लगातार इन गोलियों को लेना है, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना है, फिर यहाँ तक लेना है। इससे क्या हो गया, इससे जो ब्रेक होता था बीच में वो रुक गया, ठीक है। और आयरन एक तरीके से उनके ब्लड की कमी को पूरा करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस रैपर को डिजाइन किया गया बाद में जाकर के कि 21 टैबलेट्स लेनी है, 21 टैबलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से लेकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25th डे तक लेने हैं। 7 डेज टैबलेट नहीं लेने, तो उन 7 डेज आयरन पिल्स, आयरन के टैबलेट डाल दिए जो कि उसकी ब्लड में होने वाली कमी को पूरा करते हैं। समझ में आ गया, क्वेश्चन सिर्फ यहां से बनेंगे, ठीक है। 21 डेज लेनी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से 25वें दिन तक लेनी है, 7 दिन ये गोलियां नहीं लेनी। उसकी जगह हमने 7 दिन आयरन के टैबलेट्स डाल दिए जो कहीं ना कहीं आयरन की कमी को, ठीक है, पूरा करते हैं। समझ में आया नहीं, ये फायदा था कंबाइंड पिल का, जिससे मैं रुकी हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाती है और इससे उसका इंटरनल मेंटल कह सकते हो काफी चीजें बेटर रहती हैं, ठीक है। तो ये थे कंबाइंड पिल, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इनका, मुझे लग रहा है क्वेश्चन ऊपर जो ब्रैकेट बनाया उसी से मिल जाएगा आपको। अब भाई अब इसको याद नहीं करना है आपको, ठीक है। जो मैंने इंट्रायूट्राइन डिवाइस के फंक्शन बताए थे वही फंक्शन है, क्योंकि हार्मोन तो वही है प्रोजेस्टेरोन। तो उस प्रोजेस्टेरोन को चाहे तो आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस की फॉर्म में यूज करो, उन हार्मोन को आप पिल्स की फॉर्म में यूज करो, उन हार्मोन को आप इंजेक्शन की फॉर्म में यूज करो, उन हार्मोन को आप इम्प्लांट करवाओ बॉडी के अंदर, पर तरीके एक ही हैं, काम तो उसी तरीके से करेंगे। जैसे इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। अल्टरेशन इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम टू मेक इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्राइन मेम्ब्रेन इम्प्लांटेशन के लायक बनेगी ही नहीं, ठीक है। चेंज इन सर्विकल म्यूकस, वही बताया कल मैंने, सर्विकल म्यूकस ठीक हो जाता है, स्पर्म उसको एंटर नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। इनहिबिशन ऑफ मोटिलिटी एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये भी कल बता दिया था मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन वही है, अब हार्मोन के लेने के तरीके अलग अलग हैं, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात कर ले, अच्छा ये और देख लें। अब अगला तरीका क्या है, वही हार्मोन वही है, हार्मोन वही है प्रोजेस्टेरोन, पर देना क्या है, इंजेक्शन की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में देना है इस हार्मोन को, ठीक है। तो अब इंजेक्शन की फॉर्म में हार्मोन को डायरेक्टली आप ब्लड में इंजेक्ट कर दोगे तो ब्लड में वो मेंटेन तो रहे, धीरे धीरे कैसे रिलीज होगा, ब्लड में एक साथ रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मॉडिफाई किया, उसका नाम रखा हमने, ठीक है, डिम्पा। डिम्पा के नाम से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत फेमस है इंजेक्शन डिम्पा, ठीक है। डिम्पा का मतलब होता है डिपोट मिड्रॉक्सी, डी डिपोट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। यहां हमने प्रोजेस्टेरोन को रूपांतरित किया, मॉडिफाइड किया, हमने इस फॉर्म में बनाया, वो धीरे धीरे ब्लड में जाएगा, पर धीरे धीरे रिलीज होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा, ठीक है। जो 3 मंथ का भी इंजेक्शन लगता है, 2 मंथ का भी इंजेक्शन लगता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा का भी इंजेक्शन लगता है, बट ये इंजेक्शन कुछ मंथ के ही लिए होते हैं, ठीक है। डिम्पा के नाम से आते हैं, मैंने कुछ इसका, ठीक है, डिपो प्रोवेरा, क्लियर, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। डिपो प्रोवेरा प्रोजेस्टेरोन एलोन या कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन, दे आर डिपोट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। डिम्पा के नाम से आता है या डिपोट प्रोवेरा भी बोलते हैं इसको, डिपो प्रोवेरा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इंजेक्शन के थ्रू भी एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है। फिर बारी आती है इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या है, सिलिकॉन के 6 कैप्सूल होते हैं, सिलिकॉन के 6 कैप्सूल होते हैं, समझना मेरी बात, सिलिकॉन के 6 कैप्सूल होते हैं, दिखा देता हूं मैं। ये सिलिकॉन के 6 कैप्सूल है, इनका स्पेशल टाइप का सिरिंज होता है, ठीक है। तो 6 कैप्सूल है सिलिकॉन के, 1 2 3 4 5 6, इनके अंदर प्रोजेस्टेरोन फिल अप है, प्रोजेस्टेरोन भरा हुआ है। इन सिलिकॉन के 6 कैप्सूल को अब जो आर्म्स का अपर वाला पार्ट है इसमें छोटा छोटा कट लगाते हैं, कट लगा करके इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है स्किन के अंदर, समझना, दिखाई देता हूं आपको, ठीक है। एक छोटा सा कट लगाया हमने, समझना, सिलिकॉन के कैप्सूल को इसके अंदर डाला, और ये हमने यहां पर पहले से ही हम बना देते हैं कि एक कैप्सूल यहां पर इंसर्ट करना है, 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 और एक कैप्सूल यहां पर इंसर्ट करना है। अब एक एक करके कैप्सूल्स को हम क्या कर देते हैं, इस स्किन के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है, क्योंकि एपिडर्मिस एवेस्कुलर होती है, डर्मिस वेस्कुलर होती है, ठीक है। तो जो वेस्कुलर वाला पार्ट है ना, उनमें इन सिलिकॉन के कैप्सूल्स को इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और हल्का सा स्टिचिंग यहां पे कर देंगे, ठीक है। ये तरीका है, ठीक है। ये 5 साल तक काम करते हैं, सबसे ज्यादा लंबे समय तक यही काम करते हैं, ठीक है। फ्रीडम 5 के नाम से बड़े फेमस है, जगह जगह आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो भी बात कर रहा हूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, ठीक है। वही सब चीजें देखने को मिलती हैं, गवर्नमेंट की सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल नहीं है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। फ्रीडम 5 5 साल की मुक्ति, ठीक है, मुक्ति कर करके गवर्नमेंट अपना खेल खेल रही है, ठीक है, समझ रहे हो, बस सबके साइड इफेक्ट है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो इन पांचों इंजेक्शन, पांचों सिलिकॉन के कैप्सूल्स को सब डर्मल रीजन में, डर्मिस के नीचे सब डर्मल रीजन में इंजेक्ट कर दिया जाता है, काम वही धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेंगे, वो अपना काम स्टार्ट कर देगा, तरीके ये थे, ठीक है। वापस आ रहा हूं मैं, देयर आर प्रोजेस्टिन is a synthetic form of progesterone, progestin containing device which are implant स्किन के नीचे इसको किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, इम्प्लांट डर्मली, ठीक है, सब डर्मल रीजन में, फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन, लगभग 3 से 5 साल के लिए, 5 साल की मुक्ति। इसको नॉर्प्लांट भी बोलते हैं, इसका क्वेश्चन आता है, नॉर्प्लांट पर ध्यान रखना।
क्वेश्चन नॉर प्लांट बताएगा, नॉर प्लांट। इसमें नॉर प्लांट जो आता है ना मार्केट के अंदर, उसमें 6 सिलिकॉन के कैप्सूल होते हैं, ठीक है, जो परमेबल होते हैं, जिनमें लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल होता है। लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरोन। सॉरी, लेफ्ट अपर आर्म्स में इसको हम इम्प्लांट कर देते हैं, 5 साल की मुक्ति मिल जाती है, समझ रहे हो ना? चलो फ्रीडम मिल जाती है, चलो समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में आती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। एक लाइन बता दी कंसेप्ट, ठीक है, कल मैंने आपको समझा दिया प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाओगे काम कैसे करेगा। अब उस प्रोजेस्टेरोन के लेवल को आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस की फॉर्म में बढ़ाओ, उस प्रोजेस्टेरोन के लेवल को आप, ठीक है, टैबलेट की फॉर्म में बढ़ाओ, उस प्रोजेस्टेरोन के लेवल को आप इंजेक्शंस के थ्रू बढ़ाओ, उस प्रोजेस्टेरोन के लेवल को आप नॉर प्लांट, जिसको इम्प्लांट बोलते हैं, अपर आर्म्स में इसको कट करके इंसर्ट किया जाता है फीमेल के अंदर, ठीक है। तो सब फीमेल के लिए ही चीजें हैं सारी की सारी, बस उसी को भुगतना है, समझ में आया? तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, मेल के लिए भी एक बनाया गया था, ठीक है, कॉटन सीड का एक पाउडर था, उसके कैप्सूल बने थे, ठीक है, पिल्स, पर वो स्टेरिलिटी लाते हैं, स्टेरिलिटी, ठीक है, कॉटन सीड स्टेरिलिटी लाता है, ठीक है, चाइना में इसको यूज किया गया था, इंडिया में तो नहीं आया कभी, ठीक है। तो समझ में आया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि बाई चांस गलती से बेबी कंसीव हो गया, नहीं चाहते थे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के केस में भी इनको यूज करना पड़ता है, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो आईपीएल के नाम से आते थे, बीच में इसको टीवी पर भी बड़ा ऐड आता था, फिर शायद रोक लग गई, क्या हुआ पता नहीं मुझे, गवर्नमेंट का क्या कांसेप्ट है, ठीक है। आईपीएल के नाम से आते हैं, ठीक है, और ब्रांड बहुत सारे हैं, ठीक है, मतलब इसको फ्रीडम मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं, ठीक है, एक गोली खाने के बाद एक नई सुबह, ठीक है। तो काम कैसे करते हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी ने एक चीज और दे रखी है, एनसीईआरटी ने बोला है कि कॉपर रिलीजिंग डिवाइस, इंट्रायूटेराइन डिवाइस को अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स की 72 आवर के अंदर अगर आप इंप्लांट करा लेते हो तो वो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है 72 घंटों के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 72 घंटे लगते हैं स्पर्म को ओवा तक पहुंचने में, ठीक है। तो उतने के बीच में अगर आपने कॉपर रिलीजिंग डिवाइस इंप्लांट करा लिया यूट्रस में, तो ये कॉपर आयन स्पर्म और ओवा की प्रोटीन को चेंज कर देते हैं, उसमें रूपांतरण मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में फर्टिलाइज नहीं कर पाते। तो वो भी एक तरीके से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, पर शर्त है 72 घंटों के अंदर 72 आवर के अंदर उसको इंप्लांट कराना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है, या आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, शर्त है 72 आवर ऑफ क्वाइटस के 72 आवर के अंदर हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह ही काम करता है, ठीक है। इसको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं, गोली खाने के बाद एक नई सुबह, क्या नाम रखा है, एज दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? तो ऐसे केसों के अंदर, ठीक है, या तो रेप का केस हो या कैजुअल, ठीक है, बस ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, नहीं ध्यान दिया और हो गया गड़बड़, ठीक है, तो उस केसों में आप इनको इस तरीके की चीजों को यूज कर सकते हो, ठीक है। वो इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो सकता है हार्मोन कंटेनिंग पर कॉपर कंटेनिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस बड़ी कारगर है इस केस में, ठीक है। अगर आप मान लो कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई, प्रेगनेंसी टेस्ट किया, ग्रेविटा टेस्ट, स्टेप का कलर पॉजिटिव आया, ठीक है, अब बच्चा नहीं चाहते, अबॉर्ट कराना है, ठीक है, तो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इसमें यूज करोगे। आईपीएल के नाम से सिंगल टैबलेट आती है, पर वो इंडियन नहीं है, ठीक है, आप समझ लो बाहर की टैबलेट है, मिफीपेरिस्ट्रॉन RU486, मिफीपेरिस्ट्रॉन RU486, ब्रांड बहुत सारे हैं लाइक आईपीएल एटसेट्रा, ठीक है। तो मिफीपेरिस्ट्रॉन RU486 इतनी खतरनाक है, ये एंटी प्रोजेस्टेरोन एक्टिविटी रखती है, जैसे मैंने बताया सहेली एंटी एस्ट्रोजन एक्टिविटी रखती है, ऐसे ये एंटी प्रोजेस्टेरोन एक्टिविटी रखती है मिफीपेरिस्ट्रॉन, ठीक है, RU486। अगर बेबी कंसीव हो गया है, चिपक गया है यूट्रस से, इंप्लांटेशन हो गया है, सब कुछ ओके है, उसको भी ये अबॉर्ट कर देती है, खत्म कर देती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर से बाइंड कर जाती है, और अगर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो बेबी को प्रोटेक्टिंग हार्मोन तो प्रोजेस्टेरोन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी में उसका तुरंत एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है, क्वेश्चन आता है, जिसका लेवल अचानक से डाउन हो जाए तो एबॉर्शन को इंड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, उस बच्चे का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, और अचानक से अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया तो एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है, एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल केस में प्रोजेस्टेरोन का लेवल तब डाउन होता है जब बेबी कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, क्लियर बिल्कुल, जिससे कि बच्चा बाहर आता है, वो मैकेनिज्म स्टार्ट हो, ठीक है। RU486 एंटी प्रोजेस्टेरोन, इट इज सिंगल पिल ट्रीटमेंट, इट हैज वेरी हाईली इफेक्टिव फॉर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर से बाइंड करके, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को अचानक से उसके लेवल को नहीं, उसके इफेक्ट को खत्म कर देती है। जब प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलेगा बेबी को तो उसका एबॉर्शन हो ही जाएगा, समझे या नहीं समझे? तो सिंगल पिल ट्रीटमेंट भी है और आईयूडीज भी यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी का हमारा पूरा कवर हो गया इसके अंदर। तो अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट? सर इतनी चीजें बता दी आपने, ठीक है, ठीक है, नेचुरल मेथड बता दिया, पर नेचुरल मेथड कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। आपने बैरियर मेथड बता दिया, हां बैरियर मेथड का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, इट्स ओके, मतलब यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हां सर, फिर आपने इंट्रायूटेराइन डिवाइस बताई, ठीक है, आपने सर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बताई, आपने इंजेक्टेबल डिवाइस बताई, आपने इंप्लांट बताया, आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बताए, सर क्या इनके साइड इफेक्ट हैं? यस, जहां पर भी आप हार्मोन यूज कर रहे हो, जहां पर भी आप केमिकल्स यूज कर रहे हो, ठीक है, बॉडी के लिए, वहां साइड इफेक्ट तो होंगे, चाहे कोई कितना भी चीख के कहे कि नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट, बट साइड इफेक्ट भर भर के। पहले ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ करता था, समझ रहे हो ना? ये टैबलेट जब से लॉन्च किए गवर्नमेंट ने तब से ब्रेस्ट कैंसर जनरेट हुआ, ठीक है। सर्विकल कैंसर के केस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत, यूट्रस के अंदर गांठ का पड़ जाना, ठीक है, सर्विक्स तक में पहुंच जाती है वो, ठीक है, इसके वो भी कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, इसके केस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनके साइड इफेक्ट तो है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जैसे इनके साइड इफेक्ट पहले सिंपल साइड इफेक्ट नाउसिया, नाउसिया का समझते हो, जी मचलाना, घबराहट होना, कहीं को लोगे मेंस्ट्रुअल सब कुछ रुक जाएगा तो ये तो कॉमन होना ही है ना, नाउसिया। एब्डोमिनल पेन बड़ा कॉमन है, ठीक है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, अचानक से रुक रुक के ब्लीडिंग होना बड़ा कॉमन इसका सिम्टम है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इरेगुलरली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती रहती है, जब क्योंकि आप टैबलेट ले रहे हो, छोड़ रहे हो, छोड़ बिगड़ जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर पहले नहीं हुआ करता था, अब हो रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इनके साइड इफेक्ट हैं, ये ध्यान रखना है। अब एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, टेम्परेरी मेथड्स कौन से हैं, जिनकी रिवर्सिबिलिटी है, यूज करोगे काम करेंगे, यूज नहीं करोगे काम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे परमानेंट मेथड, ठीक है। अगर आपके दो बेबी हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आओ फ्री ऑफ कॉस्ट, हम मेल का केस हो या फीमेल, दोनों के लिए ये चीज अवेलेबल है, ठीक है। परमानेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, पर गवर्नमेंट कहती है अगर दो बेबी हैं आपके तो आपको अगला थर्ड बेबी प्लान करने की जरूरत नहीं है, परमानेंट मेथड कराओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ में गिफ्ट भी लेकर के जाओ, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, ये गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। परमानेंट मेथड को हम स्टेरिलिटी टेक्निक भी बोल सकते हैं क्योंकि वैसे स्टेरिलिटी नहीं है, समझ रहे हो? वैसे तो बहुत बेहतरीन मेथड है, समझा रहा हूं अभी आपको, ठीक है। सेक्सुअल ड्राइव डिजायर में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, स्पर्म प्रॉपर बनते भी हैं, ठीक है, पर जब स्पर्म निकलते हैं तो उसमें मतलब सीमन निकलता है तो उसमें स्पर्म नहीं होते, सीमन विदाउट स्पर्म होता है, ठीक है। पेनिस की इरेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं कुछ है ही नहीं दिक्कत, ठीक है। सेम फीमेल का केस है, फीमेल की सेक्सुअल ड्राइव में डिजायर में कोई दिक्कत नहीं आती, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर चलती है, सब कुछ एकदम प्रॉपर है, पर गैमीट आपस में मिल नहीं पाते क्योंकि बीच में हमने गैप जनरेट कर दिया। मैंने बताया यही वो मेथड्स हैं जो इंदिरा गांधी के टाइम पर हर रेड लाइट पर एक कैंप लगाया गया था कि कोई भी मेल निकले पकड़ो और उसकी वासेक्टॉमी कर दो, पकड़ो वासेक्टॉमी कर दो, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, बस दिखे उठा के कर दो। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था, समझ रहे हो, जिसका बहुत विरोध हुआ था, अपोज हुआ था, ठीक है, बाद में उसको फिर हटाया गया, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड का मतलब मेन पर्पस क्या है, ठीक है, क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, ध्यान रखना है बस, इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। करा लोगे सोचोगे नहीं यार मुझे बेबी चाहिए, बाद में फिर मैं सोचूं कि रिवर्स करा लूं ना, बहुत पुअर है रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। दो बेबी है तो आप करा सकते हो, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक तरीके से गैमीट के मिलने को रोक देते हैं, ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से ये कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब कैसे काम करते हैं देख लो, दो हैं
मेल का केस ले लेते हैं पहले। मेल में टर्म यूज करते हैं वासेक्टोमी। टोमी मतलब रिमूव कर देना, टोमी मतलब रिमूव, वासेक्टोमी यानी वास डिफरेंस को कट करके रिमूव कर देना, वास डिफरेंस को कट करके रिमूव कर देना, इसको वासेक्टोमी बोलते हैं, समझे? वास डिफरेंस को कट करके रिमूव कर देना, इसको वासेक्टोमी बोलते हैं। टोमी मतलब रिमूवल, क्लियर है? हाँ वासेक्टोमी, ठीक है। तो वासेक्टोमी, टोमी मतलब रिमूवल और वासेक मतलब वास डिफरेंस का समझ में आया? कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें वास डिफरेंस को कट करते हैं, टिल्ट कर देते हैं और थोड़े से पार्ट को बीच में से हटा भी देते हैं, जैसे कि ये मिल ना पाए बात के भी, ठीक है। इससे टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला इस मेथड की वजह से। पेनिस के इरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आना, इरेक्शन पर, ठीक है। समझ रहे हो? बस अंतर क्या है, जब यहां से गैमीट निकलेंगे, ये निकले 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 निकले, पर आगे नहीं जा पाएंगे, आगे गैमीट नहीं जा पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो? यहां पर गैमीट नहीं होंगे, पर यहां पर सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड, ये सारे फ्लूइड ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन यहां से निकलेंगे, यानी यहां से सीमन निकलेगा, पर उसमें स्पर्म नहीं होंगे क्योंकि बीच में आपने रुकावट पैदा कर दी है। तो जो निकलेगा बाहर वो सीमन विदाउट स्पर्म होगा। क्या होगा? सीमन विदाउट स्पर्म। सीमन होगा पर वो सीमन विदाउट स्पर्म होगा, मतलब मेल को पता ही नहीं चलेगा कि उसने इस मेथड को कराया है, समझ रहे हो? क्योंकि उसकी सेक्सुअल डिजायर ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही है, उसमें प्रॉपर इरेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें प्रॉपर सीमन बाहर निकल भी रहा है इरेक्शन के बाद, समझना मेरी बात, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है उसको, पर उस सीमन के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोपिक चेकअप कराओगे तो सीमन विदाउट स्पर्म होंगे, बस ये अंतर है, ठीक है। तो इसको वैसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल। पर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई मेल है किसी हॉस्पिटल में जाता है और वासेक्टोमी कराता है और वासेक्टोमी करा के घर जाता है और खुश होता है कि आप बेबी कंसीव होने की डर की जरूरत नहीं है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और अगर इंटरकोर्स करता है, कराने के जस्ट बाद इंटरकोर्स करता है तो बेबी कंसीव हो जाएगा। सर कैसे? इसलिए क्योंकि देखो यहां से तो स्पर्म नहीं जा रहा, ठीक है, पर ऑलरेडी बहुत सारा स्पर्म उसके इस ट्रैक में पहले से भरा होता है, ऑलरेडी एम्पुला में भी बहुत सारा स्पर्म फिल अप होता है, इतना स्पर्म सफिशिएंट है ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए, समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए 2-4 बार जब इजैक्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कह सकते हो कि भरा हुआ स्पर्म सारा बाहर निकल जाएगा, तब बेबी कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती। इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल, ठीक है, ठीक है। बोथ वास डिफरेंस आर लाइगेटेड एंड कट, पहले उनको बांधते हैं तब बीच में कट करते हैं, तरीका मैं बताता हूं अभी। इट इज माइनर सर्जरी, छोटी सी सर्जरी होती है, 10 से 15 मिनट का खेल है बस ओनली, ठीक है, माइनर सर्जरी है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता इसका, ठीक है। इसमें क्या होगा? स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है, स्पर्म प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ रहा आफ्टर वैसेक्टोमी, ठीक है, बट इजैक्यूलेटेड सीमन जो बाहर निकलता है उसमें स्पर्म नहीं होते, विदाउट स्पर्म होता है, ये ध्यान रखना है। इट इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली, मतलब अभी आज कराओ जाते इंटरकोर्स कर दोगे तो बच्चा हो जाएगा, कंसीव हो जाएगा, ठीक है, तो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है, पहले भरा हुआ स्पर्म सीमन बाहर निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद ये इफेक्टिव होगी। समझे या नहीं समझे? सारी बातें समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है, ठीक है, साफ सुथरे तरीके से समझा दिया मैंने। सीमन विदाउट स्पर्म, ठीक है। ऐसे ही फीमेल के केस में होता कैसे देख लो, ठीक है, 10 मिनट में कैसे हो जाता है। इंदिरा गांधी ने कैंप लगाए थे, उनमें हो क्या रहा था, लोगों को पकड़ा जा रहा था, दो लोग हाथ पकड़ते, दो लोग पैर पकड़ते थे, उसके टेस्टिस में जो एक्सपर्ट होते हैं तुरंत वास डिफरेंस को पकड़ लेते हैं, कहां पर वास डिफरेंस है, दोनों को पकड़ा, दोनों वास डिफरेंस को, इसके लिए एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। वास डिफरेंस को पकड़ा, पकड़ने के बाद डायरेक्टली कट नहीं करेंगे, अगर कट कर दिया इसको तो अंदर चली जाएगी, फिर तो ओपन सर्जरी करना पड़ेगी, कोई तरीका ही नहीं है। कट करके इसको पहले लाइगेटेड करते हैं, बांधते हैं इसको, ठीक है, लाइगेशन करेंगे, देखो लाइगेशन कर दिया, लाइगेशन कर दिया, लाइगेशन कर दिया, लाइगेशन करने के बाद अब उसको क्या करोगे? कट करोगे, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देना उसके बाद। तो लाइगेशन, पहले लाइगेशन करते हैं, बांधते हैं, फिर उसको कट करते हैं, फिर टेस्टिस में छोड़ दिया जाता है और हल्का सा यहां पर स्टिचिंग कर दी जाती है, बस जाओ भाई, ठीक है, समझ रहे हो? आप जा सकते हो। अब समझ में आ गया? चलो, तो ये तरीका है इस मेथड को यूज करने का। अब फीमेल में देख लेते हैं, फीमेल में हम क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, टॉमी रिमूव कर देना, जैसे वहां वास डिफरेंस को कट करके रिमूव कर देते हैं या फैलोपियन ट्यूब को कट करके रिमूव करेंगे, ठीक है, बट ये इमीडिएटली इफेक्टिव होता है क्योंकि यहां ओवा भरा नहीं होता, कहीं पर भी रिलीज होकर के वहां पहुंचता है, ठीक है, तो इसलिए इमीडिएटली इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, देख लो एक मिनट, ठीक है, मेथड होते हैं इसके, आज की डेट में तो बड़े बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, बिना सर्जरी के। पहले क्या करते थे, जब आपका ओपन सर्जरी मतलब सिजेरियन बेबी होता था और सेकंड बेबी सिजेरियन है तो डॉक्टर को बोल करके उसी समय इसको कर देती थी, ठीक है, बट आज की डेट में बहुत टेक्निक आ गई है। तो ये आपने क्या किया, ये यहां से वेजाइनल ट्रैक से इसको आप कर दिया जाता है आज की डेट में, बिना सर्जरी के वेजाइनल ट्रैक से ये खोल करके, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टिल्ट करके कट कर दिया जाता है, ठीक है। चलो, समझ में आया नहीं आया? इट इज अ परमानेंट मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल। A small part of fallopian tube, a small part of fallopian tube is removed or tilt up through a small incision in the abdomen, या लेप्रोटोमी करते हैं, आज के डेट में सबसे ज्यादा केस में लेप्रोटोमी होती है, या थ्रू वजाइना भी कर देते हैं, बता दिया मैंने वजाइना कैसे करेंगे। इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई ओवम भरा हुआ नहीं है, जब आप यहाँ से करोगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ओवर रिलीज होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, एम्पुला के अंदर इंतजार करेगा पर स्पर्म कभी भी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में दोनों के बीच में एक दरार है, एक खाई है, कभी मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो इमीडिएटली इफेक्टिव होती है, समझे? मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, उस साइड के रिलीज होने पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप समझ रहे हो? रिलीज होगा, इंतजार करेगा, और मैक्रोफेज जब नहीं आएंगे स्पर्म तो मैक्रोफेज पर्टिकुलर टाइम पर सुखा जाएंगे, सिंपल सी बात है, समझे? तो ये भी बहुत इफेक्टिव है और आज की डेट में गवर्नमेंट इसको काफी प्रमोट भी कर रही है, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों को, ठीक है। परमानेंट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिवर्सिबिलिटी इनकी पुअर है, समझे या नहीं समझे? ओके, तो ये आपके परमानेंट मेथड हो गए, टेम्परेरी मेथड हो चुके हैं आपके और परमानेंट मेथड हो चुके हैं आपके, ठीक है। अब हम बात करेंगे MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में साइंटिफिक नाम, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, देसी भाषा में इसको एबॉर्शन बोल सकते हो, बच्चे को मार देने की प्रक्रिया, भ्रूण हत्या, ऐसे बोलो, भ्रूण हत्या, समझ रहे हो? समझे नहीं समझे? देसी भाषा में इसको आप भ्रूण हत्या बोल सकते हो, ठीक है। तो एमटीपी गवर्नमेंट ने कहा कि किसी का अगर रेप हो जाता है, कोई कॉन्ट्रासेप्शन लगा सकते हो, डिवाइस लगाया वो मिस हो गया तो आप एमटीपी करा सकते हो, ठीक है, समझ। पर आज की डेट में तो ट्रेंड बन गया है, ट्रेंड, ठीक है, समझ में आ गया। और जिसका खामियाजा वो भुगतेंगे, अभी नहीं, ठीक है, जब मैरिड लाइफ होगी उस समय, क्योंकि आप नेचर से जहां छेड़छाड़ करोगे तो गड़बड़ तो होगी, ठीक है। तभी तो एमटीपी की वजह से यूट्रस के अंदर सिस्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। सिस्ट के कारण बहुत सारे हैं, सिस्ट बनने के कारण बहुत सारे हैं, ये खाली यही कारण नहीं है, पर ये भी कारण है, सिस्ट बनने के कारण बहुत सारे हैं, आपका इम्यून सिस्टम का वीक होना भी सिस्ट का कारण है, ठीक है, कारण बहुत सारे हैं, पर उसका ये भी कारण है, ये भी एक कारण है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके कारण बहुत सारे हैं, इसलिए एमटीपी बड़ा ट्रेंड बन गया है, ठीक है। आईपीएल आती है, उठा खा लिया, ठीक है, उठा फिर से करा लिया, क्या फर्क पड़ता है, पता नहीं कुछ भी, ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट इतने खतरनाक हैं, वो भुगतने होते हैं आगे की लाइफ के अंदर, ठीक है। चलो,
तो भाई समझो एमटीपी समझ में आया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, समझ रहे हो, यानी लाइसेंस के साथ आप एबॉर्शन एबॉर्शन करा सकते हो, ये मतलब है, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। तो तुम्हें बता दूं जरा, एक साल के अंदर लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती हैं। भाई मिलियन की बात कर रहा हूं, नंबर की बात समझो मेरी बात। हर साल 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती हैं, यानी इतनी भ्रूण हत्याएं जो रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो रिकॉर्डेड नहीं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, ठीक है। हर साल लगभग, फिर से बोल रहा हूं, 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती हैं एक साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो टोटल बर्थ का, दुनिया में जितनी बर्थ होती है एक साल में, उसका एक 1/5 पार्ट है, यानी 20% बच्चों को तो जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। सोचो अगर ये 20% बच्चे भी जिंदा होते तो पॉपुलेशन कहां होती। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार इसको पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कोई मतलब बोल रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की प्रक्रिया है ना, समझ रहे हो मेरी बात। मैं बोल रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी को खत्म करने का एक तरीका है। पर इतनी ज्यादा एमटीपी हो रही है कि अगर वो नहीं होती तो पॉपुलेशन सोचो 25% और ज्यादा होती, 20% सॉरी 20% और ज्यादा होती जितनी आज की डेट में है, क्योंकि 1/5 एमटीपी हर साल होती है इस दुनिया के अंदर। बहुत हो गया भाई नंबर, ये 45 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल हो रही है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो गवर्नमेंट, मैं इंडिया की बात करूं तो पहले लीगलाइज नहीं था, बट बाद में गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीगलाइज किया है 1971 में, इसको लीगलाइज किया। लीगलाइज का मतलब पहले क्या होता था, लोग कोई भी एबॉर्शन करा लेता था, ठीक है, चाहे सही हो गलत हो, मतलब फीमेल फिटिसाइड के केस लगे थे, सिंपल सी बात है, ठीक है, फीमेल बेबी की भ्रूण हत्या बनी थी। गवर्नमेंट का ना, ये तो गड़बड़ कर रहे हो, इसके लिए लॉ बनाओ, कानून बनाओ, इसके लिए इसको लीगलाइज करो कि आप एमटीपी ऐसे नहीं कर सकते, कारण बताना पड़ेगा एमटीपी का, ठीक है। आप क्यों करा रहे हो एमटीपी, समझ रहे हो, जब फीमेल बेबी है इसलिए एमटीपी करा रहे हो, तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। तो उसको लीगलाइज किया 1971 में, तो ये पूछा जाता है, ठीक है, कब लीगलाइज किया, ठीक है। और इसके अनुसार अगर देखा जाए कि क्योंकि भी दो दिक्कतें होती थी, ठीक है, उस समय बस बेबी अगर फीमेल है तो उठाकर एमटीपी करा दो। एमटीपी करने के उसमें तरीके होते थे, इतने गंदे होते थे कि फीमेल की मां की डेथ हो जाती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था लोगों के ऊपर, मां की डेथ हो या ना हो, पर फीमेल बेबी धरती पर नहीं आना चाहिए, ये होता था, जिसकी वजह से मैटरनल और फीटल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा था। क्योंकि उस समय क्या होता था, बच्चे को मारने के तरीके थे कि उसको सलाइन सॉल्यूशन भर देते थे यूट्रस के अंदर, तो बच्चा मर जाता था, फिर उसको उखाड़ते थे, निकालते थे यूट्रस से, तो यूट्रस में इतनी ब्लीडिंग होती थी जिसकी वजह से मदर की डेथ हो जाती थी, ठीक है, बहुत केस मैटरनल फीटल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। इसी वजह से इसको लीगलाइज किया, समझ लो, संवैधानिक बनाया कि भाई अब इसका लॉ है, आप ऐसे ही करोगे तो आपको मतलब गलत तरीके से करोगे तो पेमेंट आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इसको लीगलाइज करने का कारण ये था, क्योंकि एमटीपी करने का एक टाइम होता है, ठीक है। अगर आप पहले ट्राइमेस्टर में एमटीपी करते हो, ठीक है, तो मदर के लिए सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेबी ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसकी रूट ज्यादा विकसित हो जाते हैं और फिर उसको उखाड़ोगे तो सॉइल बहुत ज्यादा, समझ लो मैं प्लांट की बात कर रहा हूं, तो सॉइल बहुत ज्यादा, ठीक है, गड़बड़ होगी, यानी मदर के ब्लड यूट्रस में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी और उसकी डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए जो सेफ है ना, पूछते हैं कि एमटीपी कब तक सेफ है, ये सेफ है ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी सेफ है। इसके बाद ये रिस्की है। भैया आप कर क्या रहे हो ना, एक बच्चा है, एक तरीके से प्लांट है, वो यूट्रस के अंदर रूट फैली हुई है, आप जब उसको निकालोगे तो यूट्रस मतलब मदर की ब्लड वेसल्स वो भी डैमेज होंगी, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी जिसकी वजह से उसकी डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। पर अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी ने कुछ अपडेशन किया है, ठीक है। अभी एमटीपी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेशन लॉ में भी हुआ है 2017 में, ठीक है, समझना मेरी बात। एक नया अमेंडमेंट एक्ट आया है, एक नया प्रेगनेंसी एमटीपी को लेकर के, कब आया है, 17 में, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया, इसके अनुसार कुछ चेंजेस हुए हैं, तो डाल कर दूं, इसके अनुसार कुछ चेंजेस हुए हैं, वो समझो। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम सेकंड ट्राइमेस्टर में भी अगर एंटर कर जाती है मदर, ठीक है, तो भी उसको मतलब बचाया जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा हमने मेंटेन, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर बच्चा पहले ट्राइमेस्टर में आप अबॉर्ट करा रहे हो तो एक गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर के सिग्नेचर चाहिए। हाँ, अगर बच्चा सेकंड ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुका है, 12 से 24 वीक के बीच की बात है, तो कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी इसको करने के लिए, इसको ऑथेंटिफाई करने के लिए, समझ रहे हो। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट किया है वो क्या है, विद इन द फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ओपिनियन ऑफ 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर ये मोर देन 12 वीक बट फीवर यानी कम, किससे हो, 24 वीक से, इसके बीच की बात है, तो यहाँ पर कम से कम दो मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कम से कम 2 मेडिकल, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन फॉर्म्ड इन गुड फेथ दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिट, ठीक है। क्या रिक्वायर्ड मतलब किस कारण की वजह से इसको कराया जा रहा है, ठीक है। अब कारण दो हो सकते हैं, फीटस एबनॉर्मल हो, ठीक है, रेप का केस हो, ठीक है, या मदर अनकैपेबल हो फीटस को बेयर करने के लिए, ठीक है, या मदर साइकोलॉजिकली इसको डिसऑर्डर हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें मदर की तरफ से, फीटस की तरफ से भी, ठीक है। द कंडीशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व द रिस्क टू बी लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, अगर प्रेग्नेंट मदर की लाइफ को कोई रिस्क हो, ठीक है, कोई इंजरी हो जाए ग्रेविडा के अंदर, यूट्रस के अंदर, कोई मेंटल हेल्थ का इशू हो मदर के लिए, तो आप एबॉर्शन करा सकते हो, ठीक है। बच्चे के केस में क्या होगा, ठीक है, रिस्क दैट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के कोई रिस्क हो, ठीक है, कोई किसी बीमारी से सफर कर रहा हो, कोई मेंटल डिसऑर्डर्स हो उसको, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो, समझ रहे हो, कोई हैंडीक्रैफ्ट वगैरह हो, समझ रहे हो। अगर बेबी एबनॉर्मल है तो अभी आप इसको करा सकते हो, बेबी एबनॉर्मल है तो करा सकते हो, मदर की लाइफ को कोई दिक्कत है तो करा सकते हो, रेप का केस है तो करा सकते हो, पर शर्त है, ठीक है, 2017 के अकॉर्डिंग शर्त है कि अगर पहले ट्राइमेस्टर में करा रहे हो तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी, और दूसरे ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुका है बेबी तो आपको कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी इस मैकेनिज्म को कराने के लिए, ठीक है। यानी इसके अंदर करते क्या है, ठीक है, अगर इनिशियल फॉर्म में तो आईपीएल देते हैं डॉक्टर, ठीक है, मिथाइलपेनिस्टोन RU486, ठीक है। अगर बच्चा और बड़ा हो चुका है तो आईपीएल की डबल डोज देते हैं, साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन की टैबलेट देते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करके बेबी को बाहर निकालती है, ठीक है। पहले के टाइम पर सलाइन सॉल्यूशन भर देते थे यूट्रस में, बच्चा मर जाता था सॉल्यूशन की वजह से, बाद में स्कैल्पल मेथड यूज करते थे, लाइक कलचुली, ठीक है, खुरुच करके बाहर निकालना, सब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट उसका बहुत ज्यादा था, ठीक है। मतलब मेथड बहुत सारे, ठीक है। टैबलेट के थ्रू भी होता है, एक बच्चे के पार्ट को तोड़ के निकाला, बच्चा अगर बहुत बड़ा हो गया तो उसकी टांग तोड़ के निकाली जाएगी, फिर दूसरी टांग तोड़ के निकाली जाएगी, उसका हेड उसके अलग करके निकाला जाएगा, एक एक पार्ट को अलग अलग करके खींच करके तोड़ के बाहर निकालते हैं। इतने गंदे मेथड है, लगता है कि जल्लाद ही धरती पर आ गए, डॉक्टर नहीं वो जल्लाद हैं, ठीक है, करके लेते हैं पता नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एक तरीके से भ्रूण हत्या है और करने के तरीके इतने गंदे हैं, मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो आज की डेट में तो आप सिंगल टैबलेट यूज करते हैं, उसकी डबल डोज देकर भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, तरीके ये है, समझा दिया मैंने, समझ में आ गया होगा। चलो अब लास्ट में 2 टॉपिक बचते हैं, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है,
तो एनसीईआरटी ने 2-4 लाइनें बोल रखी हैं इसकी, और मैं बता देता हूं आपको सिर्फ थोड़ा सा एडिशनल, एनसीईआरटी थोड़ा सा ज्यादा याद रखना है। इतना कर लेना कि वायरल डिसीज कौन सी है और कॉजिंग एजेंट क्या है, बैक्टीरियल डिसीज कौन सी है, कॉजिंग एजेंट क्या है, और वो कौन सी एसटीडी है जो प्रोटोजोआ के थ्रू होती है, ठीक है, कौन सी है और कॉजिंग एजेंट क्या है, बस इतना याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बहुत डीप तो नहीं आएगा, ठीक है, पर बेसिक इतनी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अप्लाइड है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए जितना मैं लिखा रहा हूं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं बहुत एकदम बैलेंस करके बता रहा हूं, क्योंकि मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता कि ऐसा ना हो कि घुमा दें तो थोड़ा सा इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न है, 1-2 साल से तो देखने को मिल रहा है, और इस साल भी थोड़ा सा और फोकस किया है, तो उसके हिसाब से बस इतना याद कर लो कि बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोन डिसीज कौन सी है और कॉजिंग एजेंट क्या है, बस इतने से काम बन जाएगा, ठीक है। चलो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज समझ में आ गया होगा, एक ऐसी डिसीज जो सेक्सुअल रूट के थ्रू, ठीक है, पार्टनर्स में ट्रांसफर होती है सेक्सुअल रूट के थ्रू, ठीक है, इसलिए इनको एसटीडी बोलते हैं, और एक्चुअल में तो उसको एसटीडी ना बोलकर एसटीआई बोलना चाहिए, क्योंकि इट इज इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं ये सारे के सारे, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलेंगे ज्यादा बेटर है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एक्चुअली में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें होता क्या है, कॉमनली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन आती है, जिनमें भी डिसीज होती है, अगर मेल में होती है तो मेल के जेनिटल पार्ट होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, फीमेल में होती है तो फीमेल के जेनिटल पार्ट होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, और जेनिटल पार्ट होते कहां है, वो पेल्विक रीजन में होते हैं, इसलिए इनका एक नाम रखा गया पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, क्या बोलते हैं इसको, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, समझना मेरी बात, क्या बोलते हैं इसको, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज भी बोलते हैं, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, पीआईडी, ठीक है। एक्चुअली में डिसीज को सबसे पहले खोजा गया था विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में, विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में, सो इट इज कॉल्ड विनरल डिसीज, इसलिए इसको विनरल डिसीज बोलते हैं, ठीक है, समझे नहीं समझे, सो इट इज कॉल्ड विनरल डिसीज, वीडी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसको, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, समझे या नहीं समझे, तो ये नाम है जो सबसे ज्यादा नाम पूछा जाता है, वो मैंने बता दिया, विनरल डिसीज, सबसे ज्यादा पूछने वाला नाम जो है विनरल डिसीज, क्योंकि विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में इसको ढूंढा गया था। ये किस एज के लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, समझ जाओ, वो एज समझ रहे हो जिसमें गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है, 15 से 24 साल, समझ में आ गया, यानी यहां से यहां तक ये चीजें देखने को ज्यादा मिलती हैं इन बच्चों में, इन लोगों में, ठीक है, ये डिसीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उस एज में जब मैच्योरिटी नहीं आई, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, और इतनी खतरनाक बीमारी हो जाए जिनका इलाज ही नहीं है, मौत तय है, समझ रहे हो, तो इसलिए पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई, ठीक है, ध्यान रखना, मौत भी खड़ी है सामने, समझ रहे हो, तो ध्यान रखना है। चलो, यहां तक कोई डाउट है? अब एनसीईआरटी ने पैरा दे दिया, पर मैंने इसको तोड़ दिया क्वेश्चंस की फॉर्म में, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा अर्ली सिम्टम क्या है, समझ रहे हो, अर्ली सिम्टम क्या है इसके, ठीक है, तो समझना अर्ली सिम्टम क्या है इसके, एक मिनट रुकना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो सिम्टम समझ में आ गए, तो मैं बताना कि जैसे अर्ली फेज में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे यार मामला गड़बड़ है, ठीक है भाई, नहीं समझते, उम्र बताया ना 15 से 24 के बीच की उम्र है, लोग डरते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास जाने में, डॉक्टर देखे कैसे उसको मतलब दिखाएंगे, कैसे बताएंगे, ठीक है, हेजिटेशन होता है, उसी में मामला बिगड़ जाता है, तो कभी भी ऐसी चीज हेजिटेट मत करो, तुरंत एक अच्छे उसमें भी ध्यान रखना है, समझ, अच्छे एक्सपर्ट जो, तो जरा सी भी गलती हो गई तो ये लाइफ का खेल है, ठीक है, तो गलती नहीं करनी है, जरा से भी कहीं भी डाउट हो रहा है तो एक एक्सपर्ट ही के पास जाना है, जो स्किन का एक्सपर्ट हो, ठीक है, या जो मतलब इस तरह की डिसीज के लिए बहुत एक्सपर्ट ही रखता हो, ठीक है, एसटीडी के लिए एक्सपर्ट हो, ठीक है, उसी को दिखाना है, ठीक है। अर्ली सिम्टम, अर्ली सिम्टम क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम क्या, इचिंग होगी जेनिटल पार्ट के अंदर, फ्लूइड डिस्चार्ज भी हो सकता है, हल्का सा पेन भी हो सकता है, वहां स्वेलिंग भी हो सकती है, ठीक है, ये जनरल इनिशियल फॉर्म में होने वाली चीजें हैं, तो इसमें घबराहट की कोई बात नहीं है, जनरल ट्रीटमेंट होता है, इजीली सही हो जाता है। हाँ, अगर आपने चीजें नहीं मतलब अवॉइड की, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसको एसटीडी हो रखा है, उसने अवॉइड किया, एबॉर्शन हो जाएगा बच्चे का, ठीक है, हो सकता है उसने फिर भी नेगलेक्ट किया और डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो बच्चे का जब जन्म हो तो मरा हुआ बच्चा पैदा हो, स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा हो, ठीक है, उसका इफेक्ट बेबी पर होता है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो एम्ब्रियो होता है ना, वो यूट्रस के अलावा फैलोपियन ट्यूब में चिपक जाएगा, इधर अलग अलग कहीं इधर चला जाएगा जहां उसका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, वो भी इनकी वजह से होता है, इसकी वजह से एसटीडी की वजह से, क्योंकि ये वायरस फैलोपियन ट्यूब के सिलियरली मूवमेंट को स्लो कर देते हैं, जिसके से एम्ब्रियो आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं चिपक जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाती है। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, समझ रहे हो, अगर जेनिटल पार्ट में स्वेलिंग बहुत लंबे समय से है टेस्टिस ओवी में, तो ये इनफर्टिलिटी को भी लीड करता है, समझना मेरी बात, ठीक है। और कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट लाइक सर्विकल कैंसर, कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, समझ रहे हो, कैंसर जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ठीक है, वो जेनिटल वॉर्स करता है, जो सर्विक्स के या वजाना के कैंसर बोल सकते हो उसको, सर्विकल कैंसर, ठीक है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आज की डेट में, ठीक है। तो ये सिम्टम है, समझ रहे हो, अर्ली और लेट, अर्ली ट्रीटमेंट करा लिया, ठीक है, तो लेट में ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बचने का तरीका एनसीईआरटी ने रखा है, 3 लाइनें, तो ये तो सबको पता ही होता है कि भाई अवॉइड करो, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग द क्वाइटस, इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद इन्फेक्शन, ठीक है, कोई अर्ली ट्रीटमेंट नहीं कराया तो लाइफ पर आ जाएगी भाई, समझे। चलो, अब याद क्या करने वाला, ये पार्ट याद करने का है, एक पेपर पे लेकर के आपको चिपकाना पड़ेगा अपने जो बोर्ड है उसके सामने, अपनी टेबल के सामने, एक बार में याद नहीं होगा, तरीका मैं बताता हूं, 4 तो आपको याद रखने इसके अंदर वायरल डिसीज और 4 आपको याद रखने इसके अंदर बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है, 4 वायरल और 4 बैक्टीरियल डिसीज आपको याद रखने पड़ेंगे, समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो ये डिसीज तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, बैक्टीरियल कौन से हैं, वायरल कौन से हैं, प्रोटोजोन कौन से हैं और कॉजिंग एजेंट क्या है, क्लियर। जैसे जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं क्लेमाइडियासिस, ठीक है, गोनोरिया, सिफिलिस और कैंकरॉइड, ये चारों के चारों आपको याद रखने बैक्टीरियल डिसीज है। वायरल में जेनिटल हर्पीस, जेनिटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस और एड्स, ये वायरल डिसीज है, और एक ही है प्रोटोजोन डिसीज, ट्राइकोमोनियासिस। तो डिसीज नाम याद रखने और कॉजिंग एजेंट याद रखने, लिख लिख के करना पड़ेगा, फिर तो बोल रहा हूं बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्लेमाइडियासिस, गोनोरिया, बी मतलब बैक्टीरिया, सिफिलिस बी बैक्टीरिया, कैंकरॉइड बी बैक्टीरिया, ये 4 बैक्टीरियल डिसीज है, कॉजिंग एजेंट कर लो, मजा आ जाएगा। क्लेमाइडियासिस कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया, ट्रैकोमैटिस कभी नहीं पूछेगा, गोनोरिया कॉज्ड बाय नाइजेरिया गोनोरिया नहीं पूछेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा सिफिलिस, सिफिलिस कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम, सिफिलिस कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम, तो सिफिलिस किससे कॉज होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम से कॉज होता है, ठीक है। सिफिलिस को हम एक नाम और देते हैं, इसको न्यूरोसिफिलिस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूरॉन डीजनरेट हो जाते हैं, क्लियर बिल्कुल। इसकी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अंदर सिफिलिस के अंदर जेनिटल पार्ट्स होते हैं ना, उनमें पेनलेस अल्सर हो जाते हैं, जिसको कैंकरॉइड बोलते हैं, समझ रहे हो, कैंकरॉइड, सॉरी कैंक्री बोलते हैं, कैंकरॉइड इज अ डिसऑर्डर, कैंक्री बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ रहे हो। तो 3 ये और कैंकरॉइड, कैंकरॉइड हीमोफ्लस ड्यूक्राई से होता है, ये भी पूछ सकता है, कैंकरॉइड कॉज्ड बाय हीमोफ्लस ड्यूक्राई, बस सबसे क्वेश्चन सिफिलिस का बनेगा अगर बनेगा तो। वायरस में जेनिटल हर्पीस टाइप 2, ये पूछेगा टाइप 1 कॉज करता है जेनिटल हर्पीस या टाइप 2 करता है, टाइप 2 करता है, टाइप 1 जेनिटल नहीं करता, वो ओरल हर्पीस होती है, इधर साइड में हो जाती है, वो टाइप 1 करता है, तो टाइप 1 और टाइप 2 पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जेनिटल वॉर्ट्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और जेनिटल वॉर्ट्स में कैंसर होता है, सर्विकल कैंसर, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर,
सर्वाइकल कैंसर हो जाता है तो एक ही है जेनिटल वॉट जिसमें सर्वाइकल कैंसर होता है, सर्विक्स का कैंसर होता है, क्या कैंसर ऑफ सर्विक्स कर देता हूं मैं, कैंसर ऑफ सर्विक्स बहुत कॉमन हो गया आज की डेट में। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को कॉज करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सभी जानते हो, हेपेटाइटिस बी वायरस, एड्स सभी जानते हो, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हां, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस जिसमें येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है वजाइना से, इसमें गंदी स्मेल आती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, येलो ग्रीन डिस्चार्ज। येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है इसके अंदर, येलो ग्रीन डिस्चार्ज, बहुत गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। तो ये 9 डिसऑर्डर्स और कॉजिंग एजेंट आपको याद रखने हैं, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, पहले मैं इसको बहुत डीप पढ़ाता था, बट अब जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। नाम तो याद रखने हैं आपको। और एनसीईआरटी की एक लाइन है जो एनसीईआरटी ने साफ-साफ रखी है, एनसीईआरटी बोलती है एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी को छोड़ दो, जेनिटल हर्पीज को छोड़ दो और एचआईवी को छोड़ दो, इनका ट्रीटमेंट है ही नहीं, समझो इनका ट्रीटमेंट है ही नहीं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड एचआईवी इंफेक्शन इसको छोड़ दो। अदर डिसीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ, कंडीशन है डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लेते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हो तो पॉसिबल है, पहले बोल रहा हूं, तो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इनको छोड़ करके बाद बाकी के पॉसिबल नहीं है, सॉरी इन तीन जो पॉसिबल नहीं है, और इनको छोड़ करके अगर आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि नहीं तो मतलब गड़बड़ हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक समझ में आया नहीं आया तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब लास्ट में आता है इसके अंदर इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी एक होती है स्टेरिलिटी, एक होती है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी रिवर्सिबल होती है, इनफर्टिलिटी रिवर्सिबल होती है, पर स्टेरिलिटी रिवर्सिबल नहीं होती, हो गई तो हो गई, ठीक है। इसको नपुंसकता बोलते हैं, परमानेंट, ठीक है, समझ रहे हो। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी रिवर्सिबल होती है, अगर आपकी डाइट खराब है, आप पॉल्यूशन का शिकार हो रहे हो, ठीक है, आप कुपोषण का शिकार हो रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा कंटेंट, अच्छा मतलब डाइट अच्छी चीजें लेकर के आप हेल्दी हो सकते हो, दोबारा से फर्टिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है इनफर्टिलिटी। बट स्टेरिलिटी दोबारा से फर्टिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसलिए इनफर्टिलिटी लीड करती है स्टेरिलिटी को। तो इनफर्टिलिटी बहुत लंबे समय तक नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, जो आगे जाकर के परमानेंट स्टेरिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी की एक लाइन थ्योरी में नहीं है, एनसीईआरटी की समरी में है, समरी में क्या है, इनएबिलिटी टू कंसीव या प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 ईयर, ये क्वेश्चन आएगा। पुरानी एनसीईआरटी में 1 ईयर था, बाद में इसको 2 ईयर अपडेट कर दिया समरी में, ठीक है। ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। अगर 2 सालों तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन हो रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है और बेबी कंसीव नहीं हो रहा, डॉक्टर को दिखाओ, यानी कहीं ना कहीं वो इनफर्टिलिटी का शिकार है। 2 साल, पुरानी एनसीईआरटी में 1 साल, क्लियर है। द लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। भाई बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। कभी पहले टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सुने थे आपने, अब आप देखो हर हॉस्पिटल को लिखा हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, क्योंकि इनफर्टिलिटी के केस बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो फूड खा रहे हो ना, बाहर का फूड, ठीक है, पैकिंग वाला फूड, वो इनफर्टिलिटी को लीड करता है, ठीक है। आप जिस एटमॉस्फेयर में हो, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, ये बहुत डेंजरस है। जो रेडिएशंस हैं ये बहुत डेंजरस है। आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, ये इनफर्टिलिटी को लीड कर रही है, ठीक है। इसलिए इनकी दुकानें, अब इन डॉक्टर्स की दुकानें बहुत चलने वाली हैं, समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए अब मैं आ रहा हूं सॉल्यूशन क्या है निकल के। तो सॉल्यूशन निकल के आया है एक आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अगर कोई इनफर्टाइल है तो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पर एक नई साइंस को डिस्कवर किया है, ठीक है, जो वहां होती है, इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट, ठीक है। अब क्या होती है आर्ट, ठीक है, आर्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर इसी के बेस पर चल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, पहले मैं समझाऊंगा टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब बच्चे समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी का डेवलपमेंट, नो बेटा, ठीक है। इनिशियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में होता है, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होता है, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। बट जो लेटर डेवलपमेंट है वो यूट्राइन वॉल के अंदर ही होगा, यूट्रस के अंदर ही होगा, ठीक है, समझे, इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, क्लियर बिल्कुल। तो आप समझो, पहले समझो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, फिर मैं आर्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आर्ट है क्या, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। तो पहले समझो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, फिर मैं आगे समझाऊंगा। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन कर रहे हो इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ठीक है। समझो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, थोड़ा समझना। एक मिनट, तो समझना पड़ेगा आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूं उसको बहुत अच्छी तरीके से कि टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या, ठीक है, फिर उसको मैं आर्ट में एंटर करूंगा, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। मान लो फैलोपियन हो गई, ठीक है। यहां दिखा दो आप ओवरी, और अब देखो यहां होते हैं एग, एग दिखा देते हैं, एग भरी हुई, ठीक है, एग। देखो जैसे आपने एक मूवी देखी होगी मिकी डोनर, ठीक है, उसमें स्पर्म डोनेशन का सारा कांसेप्ट है, ठीक है। स्पर्म डोनेट होते हैं ऐसे ओवा भी डोनेट होते हैं, समझना, ओवा भी डोनेट होते हैं। ओवा कलेक्ट कैसे करते हैं, देखो ओवा कलेक्शन कैसे होता है। तो एक मेथड होता है यहां से वजाइनल ट्रैक से, ये स्ट्रक्चर है, यहां से सक करके सीधे ओवा को यहां कलेक्ट कर लिया जाता है, कलेक्ट यहां कर लिया जाता है। मान लो उसमें सारे आपने ओवा कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ओवा, कलेक्शन ऑफ ओवा, ये आपने ओवा को यहां पर कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, व्हाइट कलर से दिखा देते हैं। सारे ओवा को आपने यहां पर कलेक्ट कर लिया, कलेक्शन ऑफ ओवा, ठीक है। प्लस प्लस आपने कोई लगा मिकी डोनर कोई मूवी देखी होगी, ठीक है, स्पर्म, तो ये आपने यहां पर स्पर्म भी कलेक्ट कर लिए हैं, कलेक्शन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म कलेक्ट कर लिए हैं। ये ओवा सेम फीमेल के भी हो सकते हैं या आपने किसी और फीमेल से कलेक्ट किए हो, ये भी हो सकते हैं। स्पर्म सेम हस्बैंड के भी हो सकते हैं, मतलब किसी और बाहर से भी आप कलेक्ट कर सकते हो स्पर्म को। तो ये स्पर्म सेलेक्ट कर लिए आपने, इसमें स्पर्म प्रोसेस करा करके इसमें स्पर्म भर लिए, स्पर्म। तो स्पर्म्स हो गए, ओवा हो गए। तो ओवा का कलेक्शन मेथड मैंने बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ से इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ वजाइनल ट्रैक से आप उसको पेनिट्रेट करके यहाँ से ओवा को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओवा हो गया आपके पास, स्पर्म हो गए। अब क्या करोगे, इनको फ्यूज कराओगे, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराओगे, ठीक है। तो अब होगा फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने ओवा डाल रखे हैं, एक ही दिखा देता हूं, ये ओवा है और इस पंप से आप क्या करा रहे हो, इसको फर्टिलाइज करा रहे हो, इस पंप से फर्टिलाइज करा रहे हो, फर्टिलाइजेशन, इस पंप डाले हुए हैं, ये क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर आप देखोगे ना तो आपको कुछ स्टेज देखने को मिलेंगे इसके, जैसे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 8 सेल मॉड्यूला बनेगा, और या ऐसे कह सकते हो 8 का 16 सेल मॉड्यूला। बस टेस्ट ट्यूब में आप इससे ज्यादा नहीं बना सकते, टेस्ट ट्यूब में आप फर्टिलाइजेशन करा करके जाइगोट बना सकते हो, 8 सेल मॉड्यूला बना सकते हो, 16 सेल मॉड्यूला बना सकते हो, इससे ज्यादा टेस्ट ट्यूब में नहीं बना सकते। इसके बाद की सारी स्टेज आप यूट्रस के अंदर करोगे, ठीक है, इंप्लांट कराओगे इस एम्ब्रियो को, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो आपने बना लिया, एम्ब्रियो ने डेवलपमेंट यहाँ कर लिया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर मान लो मैं बात करता हूँ यहाँ पर जाइगोट की, ठीक है, समझने की कोशिश करना, मैं जाइगोट की बात करता हूँ, तो जाइगोट या 8 सेल वाली स्टेज एक्चुअल में नेचुरल कंडीशन में कहाँ होगी, फैलोपियन ट्यूब में तो होगी, तो जाइगोट हो या 8 सेल स्टेज हो, समझना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ये सभी की बात कर रहा हूँ, इन सबको आप कहाँ लेके जाओगे, इन सबको आप अंदर इंप्लांट कराओगे, या तो इनको यूट्रस फैलोपियन ट्यूब में डालोगे या यूट्राइन वॉल में अटैच करोगे, समझना। अब किसको फैलोपियन ट्यूब में डालोगे, किसको यूट्रस के अंदर अटैच कराओगे, समझो। तो जाइगोट की अगर मैं बात करूँ तो जाइगोट को कहाँ पर लेके जाओगे, ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट को कहाँ कराओगे, अच्छा इसको भी, दोनों को कहाँ कराओगे, ट्रांसफर कराओगे, ट्रांसफर्स इन फैलोपियन ट्यूब, ट्रांसफर्स इन फैलोपियन ट्यूब, इन दोनों को उठाकर आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दोगे, क्योंकि समझना फैलोपियन ट्यूब में क्या जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में आप जाइगोट को लेके जाओगे, जाइगोट और 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज इनको आप फैलोपियन ट्यूब में लेके जाओगे। अच्छा यूट्रस में किसको लेके जाओगे, यूट्रस में 16 सेल स्टेज, 16 सेल्स वाले एम्ब्रियो को आप कहां लेके जाओगे, यूट्रस के अंदर, क्योंकि ये यहां से यूट्रस में इंप्लांट करता है, ये दोनों स्टेज फैलोपियन ट्यूब में ही बनती हैं, ठीक है, समझो, ट्रांसफर इन यूट्रस, ठीक है। तो ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब जाइगोट और 8 सेल मॉड्यूला, और ट्रांसफर इन यूट्रस 16 सेल मॉड्यूला, क्लियर, बिल्कुल समझ में आया नहीं आया, एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल ये चीज समझो। टेस्ट ट्यूब का मतलब है आपने ओवा कलेक्ट कर लिए, स्पर्म कलेक्ट कर लिए डोनर से या सेम पर्सन से, उठा के टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, 8 सेल और 16 सेल स्टेज बनती है। जाइगोट को आप ट्रांसफर करा दोगे कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में, 8 सेल को भी फैलोपियन ट्यूब में, बट 16 सेल स्टेज को आप ट्रांसफर कराओगे यूट्राइन वॉल के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इसको इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर बोलते हैं। एक टर्म जो मैं आगे बताऊंगा, इसको बोलते हैं इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, अभी नहीं, तो समझो, ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब एंड ट्रांसफर इन यूट्रस, इतना समझ में आया नहीं आया ये बताओ, फिर मैं आठ में समझाता हूं, ठीक है। गैमीट मतलब जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है, इसको बोलेंगे जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जीआईएफटी, इसको बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी, जिसको आपको यूट्रस में ट्रांसफर कराना है उस टेक्निक को बोलोगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, जिसको आपको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराना है उसको बोलोगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जाइगोट या एम्ब्रियो एक ही बात है, ठीक है। तो दो टेक्निक मैंने आपको यहां समझा दी, जो डिटेल में समझाने वाला हूं। तो एक बात बताओ, टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आया नहीं आया, अब आर्ट समझ में आएगी, अब समझ में आएगी कि आर्ट है क्या, समझना, आर्ट समझ में आएगी कि आर्ट क्या है। आर्ट का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एआरटी, समझ। आर्ट में दो चीज आती है, एक इन विवो फर्टिलाइजेशन, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक इन विवो एक इन विट्रो, आईवी, दोनों को शॉर्ट में आईवीएफ ही बोलेंगे। आर्ट, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अब सारा समराइज कर दूं इसी के अंदर, सारे क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। अगर मैं आर्ट की बात करता हूं तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक बोलेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी, इन विवो का मतलब है इनसाइड द बॉडी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो, फर्टिलाइजेशन इन विवो, समझना। इसका मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो बाहर आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, जबकि यहां क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन है, समझना, ये अंतर है, ठीक है। इसको भी शॉर्ट में आईवीएफ बोलते हैं, उसको भी आईवीएफ बोलते हैं, पर आज की डेट में जो आईवीएफ है वो हम लगाते हैं इसके लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ये तो नेचुरल चीज है ना, इन विवो फर्टिलाइजेशन तो होता ही है, जो नेचर ने बनाया है। आपने क्या बनाया है, आपने आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बनाया, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, समझ, इनसाइड तो होता ही है, तो नेचुरल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो आर्ट में दोनों चीजें बताएंगे, उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन किए, ठीक है। अब देखो, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराओगे तो एक्चुअल में आप क्या बना रहे हो, टेस्ट ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो बना रहे हो, एम्ब्रियो बना रहे हो, तो उस एम्ब्रियो को आपको यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, समझना मेरी बात भाई, यहां पर आप जो करोगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो करोगे बाहर आउटसाइड, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। ईटी में, ईटी की बात कर रहा हूं, एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करोगे तो टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो को अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करे, हो सकता है यूट्रस में, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्या बोलने वाले इसको, एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्या बोलोगे इसको, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी, शॉर्ट फॉर्म याद रखना, इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अगर मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात यहां नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर एम्ब्रियो अंदर बन रहा है, यहां एम्ब्रियो बाहर बना रहे हो, उसको अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर किसमें आएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आएगा। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर में दो चीजें आती हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर की जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे यहां पर, एक तो टेस्ट ट्यूब की बात करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, एम्ब्रियो ट्रांसफर की जब भी बात होगी हम दो चीजों की बात करेंगे, एक तो आएगा इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी, एक टेस्ट ट्यूब बेबी, और दूसरा टर्म यूज करते हैं इसके लिए, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना, आई सी एस आई,
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये दोनों चीजों, इसके केस में भी आप एम्ब्रियो बार बनाते हो, टेस्ट ट्यूब बेबी में तो एम्ब्रियो बार बनाते ही हैं, अभी बना के दिखाया था मैंने, दोनों केस में एम्ब्रियो बार बनाता है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर बात की जाए तो टेस्ट ट्यूब बेबी में अभी दो चीजें बताई थी मैंने, क्या क्या बताया था टेस्ट ट्यूब बेबी में, दो चीजें बताई थी आपको मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर, यहां पर जो एम्ब्रियो बनेगा टेस्ट ट्यूब बेबी में जाइगोट बनता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में 8 सेल स्टेज आती है, 8 सेल्स स्टेज, टेस्ट ट्यूब में 16 सेल स्टेज भी आती है। और अगर मैं जाइगोट की बात करूं, अगर मैं जाइगोट की बात करूं या 8 सेल स्टेज की बात करूं, तो इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करोगे, जाइगोट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, समझ में आया ना, जीआईएफटी। तो जीआईएफटी टेस्ट ट्यूब बेबी का पार्ट है, जबकि इसको कहां ट्रांसफर करोगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी, आईयूटी भी टेस्ट ट्यूब बेबी का पार्ट है, यानी जिफ्ट, जिफ्ट समझना, जेडआईएफटी और आईयूटी दोनों टेस्ट ट्यूब बेबी का पार्ट है, जिसमें जाइगोट और 8 सेल को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराते हैं, 16 सेल स्टेज को हम यूट्रस में ट्रांसफर कराते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब का पार्ट है। जबकि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन के अंदर मान लो कोई मेल है जिसके स्पर्म में मोटिलिटी ही नहीं है, एजोस्पर्मिया हो रखा है उसको, टेरेटोजोस्पर्मिया हो रखा है उसको, ठीक है, उसमें स्पर्म काउंट बहुत कम है, एजोस्पर्मिया हो रखा है, ठीक है, मतलब एबनॉर्मल स्पर्म में मोटिलिटी बहुत सप्रेस है उसको, ठीक है। तो ऐसे केस में हम इसके लिए क्या काम करेंगे, मतलब इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में, समझो इस टेक्निक में हम ओवा लेंगे, ओवा, ठीक है, ओवा लेंगे और यहां पर हम इंजेक्शन के थ्रू, समझना, इंजेक्शन के थ्रू एक स्पर्म को एंटर करा देंगे, हमने स्पर्म को एंटर करा दिया ओवा के अंदर, समझना, हमने यहां पर स्पर्म को एंटर करा दिया, ओवा के थ्रू हमने स्पर्म को अंदर एंटर करा दिया, ठीक है, इसको इंजेक्ट कर दिया अंदर ओवा में, माना इस स्पर्म के पास खुद की मोटिलिटी नहीं थी, बट वो चाहता था मेरे स्पर्म से ही ओवा का फर्टिलाइजेशन हो, तो मैंने टेक्निक क्या यूज की, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी ओवा के साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर ही हम मैकेनिज्म करते हैं, उसमें भी इनिशियल एम्ब्रियो टेस्ट ट्यूब में ही बनाएंगे, देन उसको भी आपको यूट्रस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी ये भी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में ही आएगा, समझ में आया नहीं आया। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं इन विट्रो, इतना ही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, जिसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, और जब भी मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात करूंगा उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करूंगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की बात करूंगा। टेस्ट ट्यूब बेबी में जाइगोट आ गया, 8 सेल स्टेज आ गई, 16 सेल स्टेज आ गई, ठीक है, इसमें 8 सेल और जाइगोट को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, इसलिए इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसको हम क्या कहां ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में, उसको बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी, शॉर्ट फॉर्म पे क्वेश्चन आएगा, आईयूटी, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी का पार्ट है, एम्ब्रियो ट्रांसफर का पार्ट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, समझे या नहीं, यहां तक कोई डाउट, क्लियर, एकदम क्लियर है, ठीक है, एक बात हमारी क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे, समझ में, तो उसको मैं समझा भी देता हूं एक बार, ठीक है, एनसीईआरटी कैसे बोल रही है इसके बारे में, एनसीईआरटी का भी आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एनसीईआरटी बोल रही है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, तो ये समझना जरूरी है, आईवीएफ बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, ठीक है, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर में आएगा, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन ऑफ द सच मेथड, इन दिस मेथड, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफर में टेस्ट ट्यूब बेबी होगा, समझ में आ गया, टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम में आता है, ओवा फ्रॉम द वाइफ, आप ओवा या वाइफ से ले सकते हो या किसी डोनर से ले सकते हो, तो कैसे मैं बता दिया, ठीक है, ऐसी स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड से ले सकते हो या किसी डोनर से लेते हो, लाइक मिकी डोनर मूवी, ठीक है, आर कलेक्ट एंड आर इंट्रोड्यूस टू फॉर्म जाइगोट अंडर, ठीक है, साइमल्टेनियस कंडीशन इन द लैबोरेटरी, टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हो, और आपने जाइगोट बना लिया या आपने अर्ली एम्ब्रियो बना लिया, ये अर्ली एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर वाला भी हो सकता है, समझना मेरी बात, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, पर मैं अभी जाइगोट और 8 ब्लास्टोमियर की बात कर रहा हूं, इनको आप कहां ट्रांसफर करोगे, फैलोपियन ट्यूब में, इसलिए इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जीआईएफटी। जबकि अगर 8 मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है, तो कहां ट्रांसफर करोगे, यूट्रस में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, समझ में आया नहीं आया, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियो फ्रॉम वाई इन विवो, अब इन विवो में अब समझा रहा हूं, इन विवो फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन फीमेल आल्सो कुड यूज टू सच ट्रांसफर, अब इन विवो की बात मैं करूंगा अभी, इन विट्रो समझ में आया नहीं आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इन विवो समझना, इन विवो को मैं समझा दूं पहले, हाँ, इन विवो फर्टिलाइजेशन, अभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात की है, अब मैं बात करूंगा इन विवो में जगह तो है नहीं, इसको मैं इसलिए आगे जहां जगह नहीं है तो उसको मैं आगे लेके आता हूं, आगे स्टार बनाते हैं, आगे लेके आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, तो बॉडी में अंदर फर्टिलाइजेशन करना है तो अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, गैमीट ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, तो इसमें एक्चुअल में आप फोकस करोगे गैमीट ट्रांसफर के ऊपर, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, गैमीट ट्रांसफर, मेरी बात समझना, जब भी हम इन विवो की बात करेंगे तो इन विवो लिविंग कंडीशन में, बॉडी के अंदर, मेरी बात समझना, बॉडी के अंदर लिविंग कंडीशन के अंदर फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर लिविंग कंडीशन में फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो किसकी बात करेंगे, गैमीट ट्रांसफर, ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे बेटा गैमीट ट्रांसफर, वहां किसकी बात कर रहे थे, एम्ब्रियो ट्रांसफर, समझ मेरी बात, बहुत अच्छी एक कांसेप्ट लेके चल रहा हूं मैं, वहां हमने बात की थी एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्योंकि एम्ब्रियो बना रहे थे बाहर, अब एम्ब्रियो अंदर बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैमीट ट्रांसफर, आप समझ रहे हो, गैमीट इनसाइड ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, तो गैमीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब गैमीट दो टाइप के हो सकते हैं, समझना, गैमीट दो टाइप के हो सकते हैं, मेल गैमीट ट्रांसफर या फीमेल गैमीट ट्रांसफर, ठीक है, ये भी केस में डिवाइड कर देता हूं मैं इसको, गैमीट ट्रांसफर में या तो हो सकता है मेल गैमीट ट्रांसफर करो या हो सकता है फीमेल गैमीट ट्रांसफर करो, ये दो टाइप के गैमीट है, ये तो मेल गैमीट ट्रांसफर, मेल गैमीट ट्रांसफर, दूसरा का फीमेल गैमीट ट्रांसफर, मेल गैमीट ट्रांसफर एंड फीमेल गैमीट ट्रांसफर, दो टाइप के गैमीट हो गए, समझ लो, मेल गैमीट ट्रांसफर या फीमेल गैमीट ट्रांसफर। अब मेल गैमीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूं तो मेल गैमीट को कहां ट्रांसफर करोगे, या तो वजाइना में करोगे या यूट्रस में करोगे, ठीक है, दो ही ऑप्शन है, लाइक मिकी डोनर, ठीक है, ऐसे सिखा देते हैं, ट्रांसफर इन वजाइना, पहले यूट्रस दिखाता हूं ऊपर, यूट्रस या ट्रांसफर इन वजाइना, या तो यूट्रस में ट्रांसफर करोगे या वजाइना में ट्रांसफर करोगे, ठीक है, जैसे मान लो डायग्राम के लिए भी दिखाता हूं, ये यूट्रस है,
अब मान लो किसी के पास गैमीट बहुत कम है, गैमीट का नंबर कम है, ठीक है, वो कैसा लगे गैमीट का नंबर बहुत ज्यादा है, आपने किसी डोनर से गैमीट लिए हैं, तो एक तो तरीका क्या है, गैमीट को आप ट्रांसफर कर दोगे वजाइना के अंदर, आप ट्रांसफर कर दोगे वजाइना के अंदर, या तरीका क्या है, गैमीट को ट्रांसफर कर दोगे आप यूट्रस के अंदर, यहां गैमीट ट्रांसफर कर दिए, समझ, दो तरीके हो सकते हैं गैमीट ट्रांसफर के, या तो गैमीट को आप वजाइना ट्रैक में डाल दो, या गैमीट को आप यूट्रस में डाल दो। अगर गैमीट को आप यूट्रस में डालते हो तो क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, आई, अब वजाइना डालोगे क्या बोलोगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई, ठीक है, एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। एक होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, गैमीट ट्रांसफर इन यूट्रस, एक होता है इंट्रा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जैसे मान लो किसी ने किसी मूवी आपने किसी से गैमीट लिए, 5 ml गैमीट है, 200 से 300 गैमीट है, तो कहां डालोगे, आप डालोगे, आप चाहोगे यार फिल्टर होके बेस्ट गैमीट पहुंचे, पर एक के पास गैमीट ही बहुत कम है, उसको अपने गैमीट से ओवा को फ्यूज कराना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी गैमीट के लिए स्ट्रगल कम कर देंगे, उसको आर्टिफिशियल गैमीट को कहां पहुंचा देंगे, हम पहुंचा देंगे यूट्रस के अंदर, भाई अब तो तू फर्टिलाइज कर सकता है ओवा को जाकर के, पर फिल्ट्रेशन नहीं होगा, सबसे बेहतरीन तरीका होता है यहां डालो और फिल्टर करके पहुंचाओ। जैसे एक तरीका है कि बच्चे को कहोगे कंपटीशन की तैयारी कर, टेस्ट क्वालीफाई कर, ठीक है, तब जाकर मेडिकल कॉलेज में जा। एक होता है कि पीछे से बैकडोर से एंटर करा दिया, तो मजबूत कौन होगा, जो टेस्ट देके गया है, जो बैकडोर से गया है वो आगे जाकर तो खाएगा, समझ रहे हो, आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचर तो उसी को सेलेक्ट करेगी जो एक्चुअल में फिट है हर महीने में, बैकडोर से जाना कुछ नहीं होगा, ठीक है, इससे बहुत अच्छा मतलब कहते फिटनेस नहीं बनेगा, पर यहां से फिल्टर को गैमीट जाएगा तो बेहतरीन फिटनेस बनेगा, तरीके, ठीक है, गैमीट ट्रांसफर इन, भाई मेल गैमीट की बात चल रही है, तो मेल गैमीट के ट्रांसफर में आईयूआई और आईयूटी में कंफ्यूज मत होना, आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर वो उसका टेक्निक का पार्ट है, आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन वो इन विवो का पार्ट है, तो दोबारा क्लियर हो गई। अब गैमीट फीमेल गैमीट के लिए क्या यूज करोगे, भाई वहां पे गिफ्ट यूज किया था या गिफ्ट यूज करोगे, गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जीआईएफटी, गैमीट की बात चल रही है ना, फीमेल गैमीट की बात चल रही है, फीमेल गैमीट, मानो किसी फीमेल के पास जाइगोट ही नहीं है, हम उसके जाइगोट को कहां पहुंचा देंगे, उसके जाइगोट को हम यहां पहुंचा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, अब कहेंगे ठीक है जाओ, जाइगोट की लाइफ एक दिन है, एक दिन तक स्पर्म जितने एंटर करेंगे उसको फर्टिलाइज कर देंगे, आर्टिफिशियल एआई भी कर सकते हो। जब फीमेल गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराना हो तो आप यूज करोगे जीआईएफटी, समझ रहे हो, और जब मेल गैमीट को वजाइना में ट्रांसफर कराना हो तो यूज करोगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और यूट्रस में कराना हो तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये तीन टेक्निक मैंने यहां बता दी आपको, जीआईएफटी, आईयूआई और एआई, आई बेटा, और रिमेनिंग तीन टेक्निक मैंने यहां बताई हैं आपको, ठीक है, एक जेडआईएफटी, जिफ्ट, आईयूटी और आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, टोटल 6 टेक्निक है, इन पर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एनसीईआरटी भी दिखा देता हूं इसकी मैं, ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन की एनसीईआरटी क्या कह रही है, देखो, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, ओवम आपने ट्रांसफर करना है यहां पर, कहां से कलेक्ट किया, डोनर से, कहां करना है, फैलोपियन ट्यूब में करना है आपको, भाई ओवम को नहीं करोगे, इसलिए इसको बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गैमीट में फीमेल गैमीट की बात चल रही है, ठीक है, समझ रहे हो, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्ट, ठीक है, वो अलग बात है। फिर बात करेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यहां लिख दिया है उन्होंने पर उसका पार्ट है, मैंने इसलिए सेपरेट करके कंफ्यूज होता था, समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया होगा। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात कर रहा हूं, मतलब मेल गैमीट के ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, और इसमें इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की बात कर रहा हूं, अगेन मेल गैमीट के ट्रांसफर की बात कर रहा हूं यूट्रस के अंदर, तो एआई और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन मेल गैमीट के ट्रांसफर को बोलेंगे, और फीमेल गैमीट के ट्रांसफर के लिए जीआईएफटी, ठीक है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर बोलेंगे। एक होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, एक होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ये दो फ्लो डायग्राम बनाए मैंने, इनको एक बार बनाओगे इंक्लूडिंग टेस्ट ट्यूब बेबी अपने हाथ से समझ के, समझ रहे हो, जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है, जिंदगी में नहीं भूलोगे इस चीज को, ठीक है, तो यहां आकर के चैप्टर का एंड हो जाता है अच्छे तरीके से, बहुत पॉजिटिवली, ठीक है, एनसीईआरटी से ही कराया है पूरा चैप्टर मैंने, पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से करो, ठीक है, और द्रोणा सीरीज में आपकी लेकर के आ रहा हूं, आज नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं आएगी, द्रोणा सीरीज का पहला लेक्चर शायद आपका कल, मोस्ट प्रोबेबली कल आएगा, थर्सडे ना, कल आएगा, मैं अनाउंस कर दूंगा एक बार, ठीक है, ग्रुप पर भी अनाउंस कर दूंगा, सब्जेक्ट अनाउंस कर दूंगा, तो प्लीज ज्वाइन जरूर करना, उससे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ह्यूमन आपके कहने पर पहले मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन ले रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपका ह्यूमन